महाजन ने रेहन के कागजात पर हस्ताक्षर लेकर नोटों की गड्डियां मुरलीधर के सामने डाल दी और बोला, लो गिन लो पूरे 20,000। लाला, तुमने गिन लिए, फिर मुझे गिनने की क्या जरूरत है? मगर मुरली, एक बात तो बताओ। पूछो लाला। 15,000 में तुमने मकान रेहन रख दिया जिसका समय केवल 1 बरस है। 5,000 में तुमने तानगा घोड़ा गिरवी रख दिया जिसकी मियाद भी 1 ही बरस है। क्या इतने कम समय में तुम मकान और तानगा घोड़ा छुड़ा लोगे? लाला, साहस तो होता है आदमी के पास, फिर भाग्य तो ऊपर वाला लिखता है। मेरा भाग्य मेरे साहस से जीत गया तो भी ये दोनों चीजें किसी दुश्मन के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि तुमने ऐसे समय पर मेरा काम निकाला है कि मेरी नजरों में तुम भगवान बन गए हो। बेटी का मामला है ना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि महाजन काम निकाल सकता है, किसी के साथ रियायत नहीं कर सकता। यह व्यापार के नियमों के विरुद्ध होता है। तानगा तो मुझसे ही चलवा लिया करना, स्वयं तो चलाओगे नहीं, किसी और से चलवाओगे ही। खैर, तो फिर कब आ रही है बेटी की बारात? बस यही मत पूछो लाला, इतने बड़े घराने में शादी हो रही है बेटी की कि अपने बरसों के साथ ही पड़ोसियों तक को नहीं बुला सकता। बारात का प्रबंध एक बहुत बड़े स्थान पर कर रहा हूँ, वरना यह सब रेहन की क्या जरूरत थी। 4-5 हजार बाराती हैं, थोड़े होते तो पड़ोसी भी मदद कर ही देते। बेटी का मामला था। चलो, भगवान की यही दया क्या कम है कि बेटी इतने बड़े घर की बहू बन रही है। निमंत्रण मिले न मिले, हमें तो तुम्हारी बेटी का सुख चाहिए। बस यही आशीर्वाद दो लाला। मुरलीधर आंसुओं को रोकने का प्रयत्न करते हुए नीचे उतर आए। चंद्रमोहन के घर में आज शादी की बजाय शोक का सा दिन लग रहा था। आंगन में लग्न मंडप बना हुआ था। नलिन के कमरे में माधवी ने स्वयं ही दुल्हन का जोड़ा पहना था और नलिन बाथरूम में से कपड़े पहनकर निकला था और फिर अपने ही कमरे में उसे सेहरा बांधने के लिए जाना पड़ा था। चंद्रमोहन और हेमावती अपने कमरे में ही थे। वे शुरू से ही कमरे से बाहर नहीं निकले थे। आंगन ही में एक कोने में को देख रहे थे, जैसे उन्होंने जीवन में पहली बार कोई लग्न मंडप देखा हो। और यह सच भी था, ऐसा लग्न मंडप तो उन्होंने पहली ही बार देखा था। बार बार उनका दिल भर भर आ रहा था, किंतु वह दृढ़ता से होंठ भींचे अपने आप को संभाले हुए थे। नलिन ने दुल्हन बनी हुई माधवी की ओर और माधवी ने नलिन की ओर देखा तो अनायास दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन दोनों के होंठ मौन थे। हाँ, आंखें जरूर प्रश्न कर रही थीं। ये कैसी शादी है? न ढोलक, न गाना बजाना, न सहेलियों की छेड़छाड़, न मेहमानों का शोरगुल। अभी हम दोनों के फेरे होंगे और फिर तुम इस कमरे में बंद कर दी जाओगी। मैं जाने कहाँ रहूंगा। सुहाग की रात को न मैं तुम्हारे चरण छू सकूंगी और न तुम मेरा घूंघट उठा सकोगे। भगवान जाने कब इस ऋण की दीवार टूटेगी और कब हम दोनों का मिलाप हो सकेगा। एकाएक बाहर से आवाज आई, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हा दुल्हन को बुलाइए। नलिन और माधवी चुपचाप बाहर निकल आए। जब दोनों पटरों पर बैठ गए तो पंडित जी ने श्लोक पढ़ते हुए मुरलीधर से कहा, कन्यादान श्रीमान। ठीक चंद्रमोहन कठोर चेहरा और त्योरियां चढ़ाए बाहर आए और मुरलीधर से बोले, ओ तांगे वाले, शायद तुम भूल रहे हो कि कन्यादान से पहले तुम्हें कुछ और भी करना है। माधवी अपना दिल महसूस कर रह गई। नलिन के होंठ भी भिंचे रह गए थे, मगर मुरलीधर ने अपने माथे पर बल नहीं आने दिया। वो मुस्कुराकर बोले, नहीं बाबूजी, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूला हूँ। ये कहकर मुरलीधर ने दोनों जेबों में से नोटों की गड्डियां निकालकर चंद्रमोहन की ओर बढ़ा दी, जिन्हें चंद्रमोहन ने झटके से लिया। फिर मुरलीधर ने कन्यादान किया और माधवी व नलिन अग्निकुंड के गिर्द फेरे लेने लगे। बार बार दोनों के दिल भर भर आ रहे थे। 7वां फेरा पूरा होने के बाद पहले माधवी और नलिन ने चंद्रमोहन और हेमावती के चरण छूने चाहे, लेकिन वे दोनों पीछे हट गए। चंद्रमोहन ने मुरलीधर की ओर संकेत करके घृणा से कहा, वो खड़े हैं तुम्हारे बाप, उनके चरण छुओ। नलिन के चेहरे पर एक भूचाल सा दिखाई दिया। माधवी की आंखें भीग गई। फिर नलिन ने मुरलीधर के चरण स्पर्श किए और मुरलीधर ने दोनों के सिरों पर हाथ फेरा। माधवी के होठों से भर्राई हुई आवाज निकली, पिताजी, और वो अनायास से सिसक के सीने से लग गई। मुरलीधर के भी आंसू न रुक सके। उन्होंने नलिन को भी चिपटा लिया और चिर सुहाग तथा दाम्पत्य जीवन के सुख का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद चंद्रमोहन ने मुरलीधर से कहा, बस बस, अब यह नाटक बंद कीजिए, पंडित जी को पैसे देकर विदा कीजिए। मुरलीधर ने आंसू पोंछकर चुपचाप पंडित जी की दक्षिणा दी। पंडित जी चले गए तो चंद्रमोहन ने हेमावती से बड़े कठोर और रूखे स्वर में कहा, नलिन बाबू की पत्नी को कमरे में पहुंचा दो। माधवी एक बार फिर रोकर पिता से लिपट गई और उन्होंने रुंधे गले से कहा, मत रो बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो,
हेमावती ने मुंह बनाकर माधवी से कहा, बस हो गई विदाई। जिस घर में आने के लिए बरसों से षड्यंत्र तैयार किया जा रहा था, वो षड्यंत्र तो पूरा हो गया। माधवी कुछ न बोली। वो चुपचाप हेमावती के साथ नलिन के कमरे की ओर बढ़ गई। नलिन को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसके और माधवी के बीच कोई अदृश्य किंतु दृढ़ डोरी बांध दी गई हो और वह अनायास माधवी की ओर खींचता चला जा रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचकर माधवी ने एक बार पलटकर आंसुओं से भरी आंखों से मुरलीधर और नलिन को देखा और हेमावती ने माधवी को कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चंद्रमोहन ने मुरलीधर की ओर देखा और बड़े कठोर स्वर में बोले, अब देख क्या रहे हो, संभालो अपने दामाद को और चलते फिरते नजर आओ। नलिन ने रुंधे गले से बड़ी मुश्किल से कहा, बाबूजी, मां जी। चुप रह कमीने, हेमावती ने क्रोधित किंतु आंसुओं से भरी आवाज में कहा, खबरदार, जो इन्हें बाबूजी और मुझे माँ कहा। तू हमारा बेटा होता तो आज यह शादी क्या इस तरह होती जैसे किसी की मौत का शोक मनाया जा रहा हो। क्या क्या आकांक्षाएं थी हमारे दिलों में तेरे लिए। कैसी धूमधाम से शादी होती, घर दुल्हन की तरह सजाया जाता, गली में झंडियां लगाई जाती, तुझे दूल्हा बनाकर घोड़े पर सवार कर आके ले जाते, फिर इतनी बड़ी ससुराल में बारात का स्वागत होता।